हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सीटेट की क्लास लगातार चल रही है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मैथ्स का नाम सुनते ही लगता है कि मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो आज से ये फीलिंग बदलने वाली है। सीटेट में मैथ्स सिर्फ कैलकुलेशन का विषय नहीं है, यहाँ ये भी देखा जाता है कि एक टीचर बच्चे को मैथ्स किस तरह समझाएगा। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और कमेंट में लिखिए कि मैथ्स से डरना नहीं है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। कह रहा है कि जिस आकृति की कोई लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे रेखा कहते हैं, बिंदु कहते हैं, रेखा खंड कहते हैं या फिर कोण कहते हैं? तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखा की। तो रेखा देखिए, रेखा केवल एक आयाम वाली ज्यामितीय आकृति है, इसकी लंबाई होती है। अब रेखा अगर देखें तो ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये हमारी रेखा है, इसकी लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं मानी जाती, यानी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं मानी जाती है। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती है। जैसे ये देखिए, रेखा हम इधर बाएं साइड में भी अनंत तक ले जा सकते हैं और दाहिने साइड में भी अनंत तक ले जा सकते हैं। इसका अंत बिंदु नहीं होता, यानी जो लास्ट पॉइंट होता है वो आप नहीं पता कर सकते। रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती हैं, तो रेखा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि ऐसी आकृति बताइए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों नहीं होती हैं। तो रेखा में तो लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई नहीं मानी जाती है। अब बात करते हैं बिंदु की। तो बिंदु जो है वो ज्यामिति की सबसे मूलभूत अवधारणाओं में से एक है। ये जो बिंदु हमारा है वो ज्यामिति की सबसे मूलभूत अवधारणाओं में से एक है। इसकी कोई वास्तविक लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। जैसे अभी बिंदु क्या होता है, यह केवल स्थान, जैसे यहाँ मैंने ये पॉइंट कर दिया कि ये स्थान, मैंने आपको पॉइंट करके ये बता रही हूँ मैं आपको कि ये स्थान है और यही हमारा बिंदु है। तो यह केवल स्थान को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है। जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ ये देखिए सीटेट लिखा है, ये सीटेट लिखा है, मैंने ये पॉइंट किया ना, तो यही बिंदु है, यह किसी स्थान को दर्शाता है। तो बिंदु की देखिए, अब बिंदु की ना तो कोई लंबाई है, ना तो कोई चौड़ाई है और ना ही कोई ऊंचाई है। तो बिंदु हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बिंदु जो है यह एक स्थान को दर्शाता है, यह केवल स्थान को दर्शाता। जैसे कागज़ पर आप लोग पेंसिल से एक ऐसे छोटा डॉट लगा दीजिए, तो ये बिंदु समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये कागज़ है, इस पर आप पेंसिल से एक डॉट लगा दिए तो ये बिंदु हो गया। तो यही हमारा बिंदु होता है। इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। और यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए रेखाखंड क्या होता है। तो रेखाखंड जो है वो इस रेखा, ये जो रेखा होती है इसी का एक सीमित भाग होता है। आप ये समझ लीजिए कि इस रेखा में से अगर यहाँ से इतना भाग हम लोग काट ले तो ये हमारा रेखाखंड हो जाता है। रेखाखंड में दो लास्ट बिंदु होते हैं, यानी ये अनंत तक नहीं होती है, इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। ये जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ से इसका अंत हो रहा है, ये दोनों बिंदु रेखाखंड में होते हैं। इसकी लंबाई मापी जा सकती है। अब यहाँ रेखा देखिए, मैंने जब आपको रेखा बताया, मैं बताई ना कि लंबाई होती है रेखा में, लेकिन आप रेखा की लंबाई माप नहीं सकते क्योंकि ये अनंत तक होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई आप माप सकते हैं क्योंकि इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं। तो रेखाखंड भी नहीं होगा। अब कोण की बात करें तो जब दो किरणों के एक ही बिंदु से निकलने पर, जैसे यहाँ से देखिए, जैसे ये कोई एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई बिंदु है। अब यहाँ से आप दो कोण निकाल दीजिए, यहाँ से ये दो कोण निकल गया। दो कोण जब आप लोग निकाल देंगे, दो किरण निकाल दीजिए। जैसे ये कोई बिंदु है, यहाँ से आप दो किरण निकाल दीजिए, तो ये जो दो किरण निकलती हैं तब यहाँ पर कोण बनता है, जिसे हम लोग डिग्री में मापते हैं।
जैसे ये दो किरण आप लोग निकाले तो यहाँ देखिए बीच में कोण बना कि नहीं बना, जिसको हम लोग क्या करते हैं डिग्री में मापी जाती है। जैसे आप लोग 90 डिग्री 60 डिग्री सब पढ़ते हैं ना, तो वही होता है कोण। तो कोण भी यहाँ नहीं होगा इस प्रश्न के अनुसार। तो सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिंदु। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। अब 2 देखिए, 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि एक रेखाखंड में कितने अंतिम बिंदु होते हैं। अब यहाँ से अगर रेखाखंड की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि रेखाखंड जो है वो रेखा का एक छोटा भाग होता है, एक सीमित भाग होता है। रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं, एक जहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक जहाँ पर अंत करते हैं उसका। तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि रेखाखंड में देखिए कितने पॉइंट्स होते हैं? 2 अंतिम बिंदु होते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 अंतिम बिंदु सही हो जाएगा। रेखाखंड क्या है? वो रेखा का एक छोटा सीमित भाग होता है। रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। किरण का एक अंतिम बिंदु होता है। किरण जैसे यहाँ से इस बिंदु से शुरुआत कर रहे हैं तो ये किरण का ये अंतिम बिंदु है ये, और ये कहाँ तक जा रही है ये इसका अंतिम बिंदु नहीं है। तो किरण का एक अंतिम बिंदु होता है और रेखाखंड का 2 अंतिम बिंदु होता है, क्योंकि रेखाखंड जहाँ से शुरुआत करते हैं और जहाँ इसका अंत करते हैं ये रेखाखंड होता है। रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज और वृत्त। अब यहाँ से चतुर्भुज की अगर बात करें तो चतुर्भुज 4 बंद आकृति, यानी 4 बंद आकृति से बनने वाली जो आकृति होती है, 4 बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ प्रश्न में हमसे 3 भुजाएं दिया हुआ है। अब त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज देखिए 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं और यहाँ 3 कोण भी होते हैं। इस चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो अब यहाँ से देखिए ये 3 भुजा हमसे पूछ रहा है, तो 3 भुजा से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पंचभुज की बात करें तो पंचभुज 5 भुजाओं वाली बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। और वृत्त, तो वृत्त में कोई भुजाएं या शीर्ष नहीं होते। वृत्त में कोई भी सीधी भुजाएं और शीर्ष नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। अब 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? केवल 2 बराबर होती हैं, सभी बराबर होती हैं, सभी अलग अलग होती हैं। ऑप्शन डी अभी हम बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले ABC चेक करते हैं। कह रहा है कि केवल 2 बराबर होती हैं। अब वर्ग देखिए, वर्ग आप लोग कैसे बनाते हैं? वर्ग यही तो है। और वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं और इसके चारों कोण, ये चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये चारों कोण, वर्ग के चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो केवल 2 भुजाएं बराबर, केवल 2 भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी अलग अलग नहीं होती हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न 4 में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया है। अब यहाँ से ऑप्शन डी देखिए, कोई भी बराबर नहीं। तो ऐसा नहीं है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और चारों जो है वो 90 डिग्री कोण बनाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो गया कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। 5 कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो अब यहाँ से देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वृत्त और ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर, यहाँ देखिए ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है। अब वृत्त के केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु तक की दूरी, मान लीजिए मैंने यहाँ एक बिंदु रख लिया। अब यहाँ वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु
बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ व्यास देखिए, तो व्यास वह रेखाखंड है जो केंद्र से होकर वृत्त को दो बिंदुओं से जोड़ता है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, अगर एक बिंदु हम यहाँ भी बना लें और ये केंद्र से ही होकर जाए, यानी व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को हम व्यास कहते हैं। तो व्यास तो होगा नहीं, क्योंकि कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, सिर्फ आधा पूछ रहा है, ये पूरा मिलाने को नहीं कह रहा है, सिर्फ आधे की बात कर रहा है। तो जब आप ये पूरा मिला देंगे, यानी वृत्त की परिधि से केंद्र से होती हुई दूरी जब अगले वृत्त की परिधि तक जाती है तो ये हमारी व्यास हो जाती है। तो व्यास तो होगा नहीं। अब जीवा देखिए, तो जीवा क्या होती है? जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखा खंड होता है। जैसे यहाँ से देखिए, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाली जो रेखा खंड होगी वही हमारी जीवा होती है। जीवा जो है वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है। ये इसमें क्या ध्यान देना है? सिर्फ वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हों, उनको जोड़ने वाली जो रेखा खंड होती है वही हमारी जीवा होती है। तो जीवा भी इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। अब त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या बिल्कुल सही है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या हो जाएगा। अब परिमाप देखिए, तो वृत्त की पूरी सीमा की लंबाई को, ये वृत्त की पूरी सीमा की लंबाई को उसका परिमाप या उसकी परिधि कहते हैं। यह त्रिज्या नहीं है। तो त्रिज्या यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परिमाप भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 पर। अब 6 देखिए, 6 कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। मैंने आपको ये एक नहीं कई बार बता चुकी हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो 180 अंश किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 कह रहा है कि निम्न में से किस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समान और समानांतर होती हैं? समलंब की, समांतर चतुर्भुज की, पतंग की या सामान्य चतुर्भुज की? अब यहाँ से देखिए, अब सबसे पहले हम समलंब की बात कर लेते हैं। आप लोग भी अपने जवाब कमेंट करते रहिएगा। समलंब क्या है? तो समलंब जो है वो सामान्यतः एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं। समलंब में क्या होता है कि एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं। यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है कि विपरीत भुजाएं समान होती हैं और समानांतर होती हैं। तो समलंब तो होगा नहीं, क्योंकि समलंब में सामान्यतः क्या होता है कि एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर होती हैं। अब यहाँ से समांतर चतुर्भुज की बात कर लें, तो समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें केवल एक जोड़ी होती हैं, यानी एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती हैं। इस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न में यही तो कह रहा है कि किस चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समानांतर और समान होती हैं, यानी ये दोनों जोड़े की बात कर रहा है, ये नहीं कि सिर्फ एक जोड़े की बात कर रहा है। तो समलंब में सिर्फ एक जोड़ा होता है, जबकि समांतर में दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर और बराबर होती हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब पतंग की बात करें तो पतंग में देखिए दो दो आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। विपरीत भुजाओं का समानांतर होना इसकी आवश्यक विशेषता नहीं होती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से पतंग भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब सामान्य चतुर्भुज देखिए, तो सामान्य चतुर्भुज में ऐसी विशेषता आवश्यक नहीं होती है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो गया? समांतर चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि उसका परिमाप कितना होगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले
आयत बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आयत का परिमाप बराबर निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, 2 जैसे है वैसे लिख देंगे। प्रश्न में देखिए हमें दिया हुआ है कि आयत की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर रख लेंगे, प्लस चौड़ाई 5 है तो प्लस चौड़ाई 5 रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 2 हो गया, बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे, 8 5 कितना हो गया, 13 हो गया। और यहाँ से 13 दूना के 26, यानी आयत का परिमाप कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, यानी आप कह सकते हैं ये त्रिज्या का आधा होता है क्या, व्यास। ये चीज आप लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 या व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो ये जैसे वृत्त है तो यहाँ से देखिए ये बिंदु है, तो जो रेखा बिंदु से होकर गुजरती है, यानी वृत्त की वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वो हमारी व्यास कहलाती है, और वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ से आप लोग खुद देखिए, अगर ये आधा त्रिज्या है और इसको आप लोग 2 गुना कर देंगे तो ये व्यास हो जाएगा। तो वही चीज हुआ ना कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है और व्यास की आधी जो है वो त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा के 2। अब यहाँ देखिए व्यास प्रश्न में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास 14 रख लेंगे और बटा 2 हो जाएगा। बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये बराबर हमारे त्रिज्या के। तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 2 सत्ते 14, यानी त्रिज्या बराबर निकल कर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। 7 कैसे आई, क्योंकि व्यास 14 है तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10 क्या कह रहा है, अब 10 वाला भी देखिए, 10 वाला भी बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण, एक 50 है दूसरा 60 अंश है, तो तीसरा कोण कितना होगा। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 2 कोण तो हमें दिया हुआ है, एक हम मान लेते हैं कि तीसरा हमारा यक्ष अंश है। तो यहाँ से देखिए ये 50 हो गया प्लस 60 हो गया प्लस यक्ष बराबर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। ये कैसे आया ये तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2 कोण हमें प्रश्न में दिया हुआ है, एक तीसरा हम लोग यक्ष मान लिए हैं। अब यहाँ से देखिए ये 6 5 11, 110 अंश हो गया प्लस यक्ष बराबर 180। यहाँ से यक्ष बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। माइनस 110 कैसे हुआ, इसका हम लोग पक्षांतर कर दिए हैं। तो ये प्लस 110 है, इसका पक्षांतर माइनस 110 हो जाएगा। तो यक्ष बराबर 180 में से जब 110 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 70 अंश होगा। यानी ये तीसरा कोण जो हम लोग यक्ष माने थे वो हमारा निकल कर आ गया कितना, 70 अंश। तो तीसरा कोण कितना होगा, 70 अंश होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। अब 11 देखिए, 11 क्या कह रहा है, 11 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 80 अंश, 100 अंश और 70 अंश है, चौथा कोण कितना होगा। अब तक तो त्रिभुज की बात कर रहा था और हम सभी को पता था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ चतुर्भुज की बात कर गया। अब चतुर्भुज क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, जैसे त्रिभुज में क्या था, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश था, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश होता है।
अब यहाँ से देखिए ये 3 कोण हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अगर हम लोग मान लें कि चौथा कोण जो हमारा है वो यक्ष अंश है, तो यक्ष अंश की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे तो वही हमारा चौथा कोण आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 कोण तो हमें दिया हुआ है, एक है 80, दूसरा है 100 और तीसरा है 70। चौथा हमने मान रखा है कितना, यक्ष। अभी मैं आपको बताई हूँ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। ये चीज़ आप लोग समझ पाए कि नहीं। 3 कोण हमें प्रश्न में दिया हुआ है, चौथा हमने यक्ष मान लिया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये 7 7 14 15 1 2 250 कितना हो गया, 250 हो गया, और प्लस यक्स बराबर कितना हो गया, 360। अब यहाँ से देखिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 360, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, और इस 250 का पक्षांतर करेंगे तो ये -250 हो जाएगा। अब यक्स बराबर कितना आएगा, 360 में से 250 निकालेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। यानी जो चौथा कोण हमारा है वो कितना आ गया, 110 अंश आ गया। 3 कोण यहाँ 80 100 और 70 थे, चौथा कोण यक्ष अंश था, तो यक्ष अंश की वैल्यू आई है 110 अंश, यानी चौथा कोण हमारा कितना हो जाएगा, 110 अंश हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। 12 देखिए कह रहा है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब यहाँ से देखिए ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, भुजा के स्थान पर आ जाएगा 6, क्योंकि हमें देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो भुजा 6 सेंटीमीटर जब रख लेंगे तो 4 छके कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यानी वर्ग का परिमाप निकल कर आ गया कितना, 24 सेंटीमीटर। अब जब वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर निकल कर आ गया तो यही हमारा आयत का भी परिमाप होगा। अब ये कैसे होगा, आयत का परिमाप। अब ये कैसे होगा, यहाँ से देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वर्ग और आयत का परिमाप समान है। यदि वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप भी 24 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ से आयत का परिमाप देख लें, अगर हम लोग आयत का परिमाप बराबर, तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीज होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ से देखिए ये आयत का परिमाप बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो आयत के परिमाप की जगह हम लोग 24 सेंटीमीटर रख लेंगे, बराबर 2 है तो 2 ऐसे रख लेंगे। यहाँ से लंबाई देखिए, आयत की लंबाई दी हुई है 8 सेंटीमीटर प्रश्न में, तो 8 तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई हमें निकालना है तो चौड़ाई b रख लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 24 हो गया, तो 24 बराबर, अब 2 का गुणा 8 में भी होगा और 2 का गुणा b में भी होगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 और प्लस ये 2b। अब यहाँ से देखिए ये 24 है, ये -16, 16 का हम लोग पक्षांतर 24 की तरफ कर लिए, तो 16 जो है वो -16 में हो जाएगा, बराबर 2b जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब 24 में से जब 16 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। 8 बराबर कितना हो गया, 2b। अब यहाँ से देखिए ये 8 तो ऐसे लिख लेंगे, अब इस 2 का पक्षांतर 8 की तरफ करेंगे, तो यहाँ 2b, 2 जो है वो b के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर 8 की तरफ जब होगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो 8/2 हो गया, बराबर कितना आ गया, b आ गया। अब यहाँ से देखिए 2 चौके 8 हो गया, यानी b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। b बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, तो b बराबर 4, यानी b हमने क्या रखा था, चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी निकल कर कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13 पर। अब 13 देखिए, 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विद्यार्थी कहता है कि
हर वर्ग एक आयत है लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं है। ये क्या कह रहा है विद्यार्थी? कह रहा है कि हर वर्ग एक आयत है। इसको ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को। हर वर्ग एक आयत है लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं है। इस कथन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? क्या ये कथन पूरी तरह से गलत है, या फिर केवल पहला भाग सही है, केवल दूसरा भाग सही है, या फिर कथन पूरी तरह से सही है? अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, कथन पूरी तरह गलत है। ये कथन पूरी तरह गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि वर्ग में आयत की सभी विशेषताएं होती हैं। जैसे वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन आयत की दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर हम लोग आयत की बात करें तो आयत की दो भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग की विशेषताएं जो है वो आयत में पाई जाती हैं। तो ये पूरी तरह गलत है, ये बात सही नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन बी क्या कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल पहला भाग सही है। पहला भाग क्या था? पहला भाग था कि हर वर्ग एक आयत है। जी नहीं, हर वर्ग एक आयत नहीं है। इसका दूसरा भाग भी सही है कि हर वर्ग में आयत की विशेषता पाई जाती है। तो ये दोनों भाग सही हैं, केवल एक भाग सही नहीं है। केवल दूसरा भाग सही है? जी नहीं, कथन जो है वो पूरी तरह से सही है। हर वर्ग एक आयत है लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं है, ये बात पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए वह आयत की सभी शर्तें पूरी करता है। और लेकिन आयत की बात करें तो आयत की केवल विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसलिए क्या, हर वर्ग आयत है लेकिन हर आयत वर्ग नहीं है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 14। अब 14 को ध्यान से देखिएगा। 14 कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को वर्ग और आयत की अवधारणा समझा रहा है। वह बच्चों से पूछता है कि क्या वर्ग को आयत कहा जा सकता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। यह गतिविधि मुख्यतः किसका विकास करती है? केवल गणना कौशल का, ज्यामिति तर्क एवं अवधारणात्मक समझ का, केवल याद करने की क्षमता, केवल लिखने की क्षमता? अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। कह रहा है कि केवल गणना कौशल। यहाँ बच्चों से कोई गणना नहीं करवाई जा रही है। ये शिक्षक क्या पूछ रहा है? शिक्षक पूछ रहा है कि क्या वर्ग को आयत कहा जा सकता है? तो इसमें गणना की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें उनसे वो ज्यामितीय संबंध और कारण पूछ रहा है कि वर्ग को आयत कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो इसमें गणना की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करें, कह रहा है कि ज्यामिति तर्क एवं अवधारणात्मक समझ। अब यहाँ से देखिए, बच्चे जो है वो केवल याद नहीं कर रहे हैं कि वर्ग एक आयत है, बल्कि उन्हें क्यों है इसका कारण भी बताना है। ये कह रहा है ना कि अपने उत्तर का कारण बताइए, यानी शिक्षक पूछ रहा है कि वर्ग को आयत कहा जा सकता है या नहीं। अगर कहा जा सकता है तो क्यों कहा जा सकता है, और अगर नहीं कहा जा सकता तो भी बताइए कि क्यों नहीं कहा जा सकता। तो इसमें क्या है, इसमें अवधारणा और ज्यामिति तर्क दोनों शामिल हैं। अब यह बच्चों की गतिविधि को कैसे विकसित करती है? जैसे देखिए, अगर ये आप दे दिए प्रश्न और बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें बच्चों की तर्क करने की क्षमता का विकास होगा, अवधारणा की समझ विकसित होगी, तुलना करने की भी क्षमता का विकास होगा, क्योंकि वो वर्ग और आयत में तुलना करेंगे तो इससे उनका विकास होगा। कारण बताने की क्षमता का गणितीय भाषा में विकास होगा, जैसे वो कारण बता रहे हैं। अब बच्चे अगर बताएंगे कि वर्ग और आयत में क्या संबंध है, तो
जब वो बताएंगे कारण तो उनका विकास होगा कि नहीं होगा। तो तर्क का भी विकास होगा, अवधारणा की भी विकास होगी और तुलना करने की भी क्षमता का विकास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि ज्यामितीय तर्क एवं अवधारणात्मक समझ। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन सी की बात करें, केवल याद करने की क्षमता। तो याद करना जहाँ आ जाए रटने की प्रवृत्ति, वो तो हमारा वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है वो रटने को बढ़ावा नहीं देती है, वो रटने का विरोध करती है। केवल लिखने की गति, तो यह गति लिखने पर आधारित नहीं है, और केवल की बात अगर कर दे तो केवल तो हमारा वैसे भी निगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पर। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा हमेशा उसका आधार होती है। शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? बच्चे को गलत बताकर सही उत्तर याद करवाना, बच्चे से परिभाषा लिखवाना, अलग अलग त्रिभुज बनवाकर भुजाओं और आधार की अवधारणा पर चर्चा करवाना, या फिर ऑप्शन डी बच्चे को त्रिभुज का चित्र कॉपी करने के लिए कहना। अब यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं कि बच्चे को गलत बताकर सही उत्तर बताना। अब यहाँ से देखिए, ये बाल केंद्रित शिक्षण थोड़ी ना है। आप बच्चा अगर बच्चा अगर बता रहा है कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा हमेशा उसका आधार होती है, तो आप लोग डायरेक्ट कह दीजिए बच्चे को ये गलत है और आप लोग सही उत्तर लिखवा दीजिए। तो इससे बच्चा क्या होगा? इससे बच्चा जो है वो तर्क नहीं कर पाएगा, वो उसको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा? अब यहाँ देखिए बच्चा क्या करेगा? वो रटने को बढ़ावा देने लगेगा। बच्चे ने आपको बताया कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा हमेशा उसका आधार होती है, और आप शिक्षक हैं तो आपने कह दिया कि नहीं बेटा ये गलत है, और आप लोग उसे सही उत्तर लिखवा दिए। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उसको रटने लगेगा। ये गलत है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, जो गलत फहमी है बच्चे के अंदर, ये दूर नहीं हो पाएगी। यानी बच्चे के मन में जो सवाल चल रहा है कि ये गलत क्यों है, किस लिए गलत है, ये चीज़ अगर आप लोग बच्चे को नहीं बताएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ रटने को बढ़ावा देने लगेगा। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है कि बच्चों से परिभाषा लिखवाना। अब यहाँ से देखिए 10 बार आप परिभाषा लिखवाएंगे तो इससे क्या होगा? इससे बच्चा फिर से रटने को बढ़ावा देने लगेगा। इससे बच्चे की मूल अवधारणा स्पष्ट नहीं होती है। बच्चा क्या करेगा? वो रटने को बढ़ावा देने लगेगा। जैसे आप लोग एक परिभाषा को 2-4 बार लिखवाए, प्रैक्टिस करवाए, तो वो क्या करेगा? वो उस परिभाषा को रट लेगा। वो ये नहीं समझेगा कि ये परिभाषा लिखवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। जब आप लोग बच्चे को बताएंगे ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट भाषा लिखवा देंगे, तो बच्चा रटन प्रणाली को बढ़ावा दे देगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी देखिए कह रहा है कि अलग अलग त्रिभुज बनवाकर भुजाओं और आधार की अवधारणा पर चर्चा करवाना। अब ये देखिए कि सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प कैसे है? शिक्षक जो है वो बच्चे को अलग अलग त्रिभुज बनवाकर दिखा सकता है कि आधार किसी एक निश्चित भुजा का नाम नहीं है। जैसे कोई आप त्रिभुज बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आधार ही सबसे बड़ा हो। ऐसा हो सकता है त्रिभुज इस प्रकार से हो, इस प्रकार से ये वाली भुजा बड़ी हो जाए। तो शिक्षक क्या करेगा? वो बच्चे को अलग अलग त्रिभुज बनवा कर दिखा सकता है कि आधार किसी एक निश्चित भुजा का नाम नहीं है। त्रिभुज की किसी भी भुजा को आधार माना जा सकता है। त्रिभुज की किसी भी भुजा को आधार माना जा सकता है। जैसे यही देखिए, अब ये इस आधार से ये वाली भुजा लंबी हो गई कि नहीं हो गई? तो इससे क्या होगा कि इस तरह बच्चा जो है वो स्वयं उदाहरणों के माध्यम से अपनी गलत अवधारणा को सुधारता है। जब बच्चे को आप लोग अलग अलग त्रिभुज बनाकर दिखाएंगे तो बच्चा ये समझ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो उसका आधार ही होती है। यानी कोई सी भी भुजा उसकी बड़ी या कोई सी भी भुजा उसकी छोटी हो सकती है। अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज का चित्र कॉपी करने के लिए कहना। अब यहाँ से कॉपी करने की तो कोई बात ही नहीं हुई। चित्र को कॉपी करना आधार और सबसे लंबी भुजा के बीच गलत अवधारणा दूर नहीं होगी। जैसे आप लोग बच्चे को त्रिभुज का चित्र बनवा दिए और उसको समझाए ही नहीं कि ये त्रिभुज क्या कैसे बन रहा है, तो बच्चा ये थोड़ी ना समझ पाएगा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं।
बस बच्चा वही है कि रटने को बढ़ावा देने लगेगा, बस वो एक फिगर समझ जाएगा कि हाँ ये ऐसे वाले फिगर को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन उसके मन में जो सवाल चल रहा है, जो गलत फहमियां हैं वो दूर नहीं होंगी। तो प्रश्न 15 का सबसे सही और सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज हम लोग बेटा 15 प्रश्न को लिए थे। 15 में से आप लोग बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे? प्रश्न अच्छे थे या नहीं थे? प्रश्न बेटा इजी टू हार्ड था। पहले मैंने 2-4 प्रश्न बहुत ही आसान लिए थे और उसके बाद धीरे धीरे प्रश्न को हार्ड किया गया था। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्नों को हल करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में पास होंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो सबसे आसान प्रश्न होता है बच्चे वही गलत करके चले आते हैं। पहली बात तो आप लोग जब प्रश्न में ज़्यादा आसान प्रश्न आ जाए तो ज़्यादा खुश ना होया करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी भी हमारे लिए घातक हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न आ जाता है तो वो खुशी खुशी में गलत हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, उसके सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। बच्चे की गलती को केवल गलत बताने के बजाय उसे गतिविधि, उदाहरण और तर्क के माध्यम से स्वयं समझने का अवसर दीजिए। अगर ऑप्शन में जहां बच्चे की बात कर रहा है, यानी बच्चे को जहां प्रधान मान रहा है, आप ज़्यादातर उसी ऑप्शन को सही करके आइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो बेटा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।